नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद खन्ना मध्य प्रदेश के बड़वानी ज़िले का निवासी हूँ। मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में सुशासन प्रशासन नहीं बल्कि कुशासन प्रशासन चल रहा है। लगभग 7-8 सालों की पत्रकारिता में मैं ये देखते आया हूँ, लेकिन आज जो अपने खुद की लड़ाई के लिए, अपने परिवार के न्याय के लिए, अपने गांव के न्याय के लिए जब मुझे गांव से लेकर दिल्ली तक का सफ़र तय करना पड़ा, तब मुझे महसूस हो गया और यहाँ के शासन प्रशासन ने मुझे एहसास करा दिया कि वाकई में मध्य प्रदेश में कुशासन प्रशासन चल रहा है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाना मतलब मौत होता है। मध्य प्रदेश में गुंडों के, माफियाओं के खिलाफ बोलना मतलब मौत होता है। यही नहीं, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करना, गुंडा, माफिया या अवैध कामों की शिकायत करना भी मौत होता है। जी हाँ दोस्तों, ये खुले तौर पर यह आरोप खुले तौर पर मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि लगातार 2.5 महीने से मैं और मेरा परिवार न्याय के लिए भटक रहे हैं। ये नतीजा है ईमानदार पत्रकारिता करने का। इस देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी बार बार कहते रहते हैं कि मीडिया बिकाऊ है, मीडिया बिकाऊ है, लेकिन मैं उन्हीं से कहना चाहूँगा, और ये मैंने पत्रकार बंधुओं को एक पत्र के माध्यम से एक संदेश भेजा था और लगभग 10 से अधिक न्यूज़ कार्यालय पर जाकर ये 4 पृष्ठ का आवेदन दिया था और इसमें पत्रकारिता की व्यथा, पीड़ा लिखी थी। दोस्तों, सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूँगा, इस पत्र को मैंने 31/12/2025 को लिखा था और संयोग से आप देखिएगा कि उसी दिन एक और इंदौर में घटना हुई जहां के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक पत्रकार को कैसी अभद्र भाषा में बात की थी। उसी दिन का मामला है और उसी दिन मैंने पत्रकारों को एक संदेश भेजा था मेरी तरफ से कि देखिए मध्य प्रदेश में पत्रकारों के साथ में क्या होता है, आम जनता के साथ में क्या होता है, अगर कोई न्याय के लिए लड़ता है तो उसके साथ में क्या होता है, और सत्य की आवाज़ उठाने पर ये शासन प्रशासन किस तरह से बर्ताव करता है, ये दिखाने के लिए मैंने ये पत्रकार बंधुओं को लिखा कि देखिए आज नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि आए दिन मध्य प्रदेश में आज से नहीं कई सालों से ऐसी घटनाएं, डराने धमकाने की घटनाएं होती रहती है। आप देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों ही एक मंत्री ने पत्रकारों को किस प्रकार से धमकी दी थी, आप भी जानते हो। उषा ठाकुर जी ने एक धमकी भरा बयान दिया था। ऐसे कई अनेक उदाहरण हैं। मेरी पत्रकारिता में अभी तक मैंने जितनी पत्रकारिता की उसमें कई बार गुनहगार बनाने की कोशिशें हुई, कई बार धमकाने की कोशिशें हुई, कई प्रकार की पीड़ाएं हुई, क्योंकि इस देश में भले ही कहा जाता है कि पत्रकारिता, मीडिया इस देश का चौथा स्तंभ है, लेकिन मैंने ये पत्र के माध्यम से पत्रकारों को भी कहा है और वीडियो के माध्यम से इस देश को भी बताना चाहता हूँ कि इस देश का चौथा स्तंभ बहुत ही कमज़ोर है। कारण उसका क्योंकि इसके लिए कोई कानून नहीं बना हुआ है कि एक पत्रकार अपनी ईमानदारी से पत्रकारिता कर सकता है, ऐसा कोई कानून नहीं है। अगर पत्रकार आवाज़ उठाता है तो उसकी सुनवाई हो, अगर नहीं सुनवाई हो तो उसके खिलाफ सज़ा देने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, कोई कानून नहीं है। इसी कारण से इस देश में हो या इस मध्य प्रदेश में हो, आज के दौर में पत्रकारिता करना मतलब मौत को गले लगाना है।
वो भी खास करके ईमानदार पत्रकारिता करना। राहुल जी, हर पत्रकार इस देश में बिकाऊ या बेईमान नहीं है। कई युवा पत्रकार, कई ईमानदार पत्रकार, कई वरिष्ठ पत्रकार ऐसे भरे पड़े हुए हैं जो ईमानदारी से आज भी अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन मुझे बताइए, ऐसी कौन सी पार्टी एक भी हो जिसने पत्रकारों का समर्थन किया हो और पत्रकारों के लिए लड़ाई लड़ी हो? कभी राहुल जी, आपकी पार्टी कांग्रेस ने पत्रकारों को लेकर कभी कहा है कि हम पत्रकारों के साथ में हैं? किसी पत्रकार पे अन्याय, अत्याचार या उसको जेल में डाला जाता है तो कभी कांग्रेस पार्टी साथ में हुई? फिर आपको ये इस तरह से आरोप लगाना शोभा नहीं देता है, क्योंकि आप स्वयं जानते हो कि इस देश में पत्रकारों के लिए कोई कानून, कायदा या कोई भी नियम नहीं बना हुआ है। इसी वजह से देश का इस चौथा स्तंभ आज कमज़ोर है और इसी बात का फ़ायदा भ्रष्टाचारी लोग उठाते हैं, माफिया लोग उठाते हैं और वो कुर्सी के दलाल उठाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जनता का लाभ नहीं, हानि ही चाहते हैं। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के बाद भी मैं अगर अपने गांव जाऊंगा, अपने परिवार के साथ जाऊंगा, तो कोई भरोसा नहीं कि मुझे कब मौत आ जाए। क्योंकि मैंने 2.5 महीने में, 3 महीने में यहाँ की मध्य प्रदेश सरकार, बड़वानी जिला प्रशासन से लेकर मध्य प्रदेश सरकार या फिर केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह जी हो, सबको आवेदन लिखकर, पत्र लिखकर, आवेदन के माध्यम से न्याय के लिए भीख मांगी थी और उन्हें बताया था, सिर्फ मेरे एक गांव का मामला बताया था कि मेरे ग्राम पंचायत में फर्जी काम हो रहे हैं, फर्जी बिलों पर पैसे निकाले जा रहे हैं, फर्जी जॉब कार्ड पर पैसे निकाले जा रहे हैं, धरातल पर काम नहीं हो रहा है, गांव में शमशान घाट तक नहीं है। इन्हीं पीड़ाओं से अवगत कराना, गांव में 100 के लगभग विधवा महिलाएं होना, अनेकों बच्चे, सैकड़ों बच्चे शराब की लत में या फिर शराब का धंधा करने में जीवन बर्बाद कर रहे हैं और मौत के कगार पर खड़े हैं। इन सब की शिकायत करना मेरे लिए वो अभिशाप बनकर साबित हुआ कि आज मेरा परिवार भी मुझसे नाराज़ है, क्योंकि लगातार 2.5 महीने से 2-3 महीने से भटकने के बाद भी सिर्फ अभी मेरे बयान हुए। दोस्तों, मैंने कहाँ कहाँ पत्र लिखे, सबसे पहले मैं आपको वो बताना चाहूँगा। मैंने जिला प्रशासन, निमाड़ रेंज के डीआईजी सिद्धार्थ बहुगुणा जी, सहायक आयुक्त इंदौर, मुख्य सचिव, सीएम हेल्पलाइन, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी राज्यसभा सांसद, और यहाँ के जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है जीतू पटवारी जी को इतने ही कागजों का लिफाफा हाथ में सौंपा था। उन्हीं के पार्टी के विधायक बाला बच्चन जी को, उन्हीं की विधानसभा में आने वाली ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत बांदरकत, जो मेरी पंचायत, उसी का मुद्दा बताया था। और एक बार इससे पहले भी उनको बताया था कि इस गांव में 12वीं तक की स्कूल है, लेकिन रिजल्ट इस ज़िले में सबसे कम आया है, शिक्षकों की कमी है, शिक्षक शराब पी कर आते हैं, सारी हालतें बताई थी। गांव में भ्रष्टाचार किस प्रकार से हो रहा है, सारी चीज़ों से अवगत कराया। लेकिन आप उनका जवाब सुनेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि उन्होंने मदद के लिए पहले तो बोला, लेकिन जब मैंने उन पे आरोप लगाना शुरू किया कि साहब आप लोग मदद नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ तक दौड़ना चाहते हो, वहाँ तक मदद के लिए दौड़ सकते हो।
मतलब एक विधायक का इस तरह से बयान देना, एक सांसद जो हमारे गृह जिले बड़वानी से है गजेंद्र पटेल जी, उनसे जब मुझ पर हमला हुआ तो 3 बार उनको फ़ोन लगाया गया, एक बार उनसे रूबरू बात हुई, उसके बावजूद भी यहाँ पर मध्य प्रदेश में मुझे न्याय नहीं मिला। मामला मैंने आपको बता दिया, किसको किसको आवेदन दिया वो बता दिया। इतने दिनों तक आवेदन देने के बाद में, इतने पत्र लिखने के बाद में, इतने चैनलों को अवगत कराने के बाद में मुझे एक जगह से मेरे पास में एक पत्र आया उसी दिन, जिस दिन 31/12/2025 को मैंने ये पत्रकारों के नाम से ये संदेश लिखा था। उसी दिन मुझे शाम को एक मैसेज आया संजय सिंह जी के पीए का, जिसमें मैंने वो आवेदन देखा जिन्होंने वो आवेदन मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नाम लिखा और मेरे साथ में हो रहे अन्याय, अत्याचार, पीड़ा की व्यथा उस आवेदन के माध्यम से उन्होंने लिखी। इसके बाद दोस्तों नया साल लगा, नए साल में मैं इंतज़ार करता रहा, यहाँ वहाँ भटकते रहा। संजय सिंह जी ने जो पत्र भेजा उसके बाद मुझे ऐसा उम्मीद लगा था कि न्याय मिलेगा, तो वाकई में कम से कम इतने महीनों की तपस्या के बाद में, इतने दिनों ठंड में भटकने के बाद में कम से कम मुझे एक ऐसा तो लगा कि कोई साथ दे रहा है, किसी ने सहयोग किया। मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी का न किसी का फ़ोन आएगा और वास्तविक में ठीकरी एसआई का फ़ोन मेरे पास में आया और उन्होंने मुझे कहा कि आप आ जाइए, शासन प्रशासन और पुलिस प्रशासन आपका सहयोग करना चाहता है, आपकी पीड़ा को सुनेगा, आप बयान दे दीजिएगा। दोस्तों मैं अभी 3 दिन पहले बयान देने गया ठीकरी थाने पे। वहाँ पर मैंने सीएम हेल्पलाइन भी कर रखी थी उसी थाने के विषय में। दोस्तों जब ये मैंने मामला उठाया था उसके बाद में मुझ पर 3 से 4 बार हमले हुए हैं। शराब माफियाओं, 30-40 शराब माफियाओं ने हमला किया था। सरपंच, गांव के सरपंच और कुछ युवाओं को शराब पिलाकर जो इस्तेमाल करते, मैंने आवेदनों में सारा लिखा हुआ कि वो किस प्रकार से शराब को सहारा बनाते हैं और गांव के ही युवाओं को पिलाकर, गांव के ही लोगों को उनको गुंडा बनवाकर ऐसे काम करवाते और इस्तेमाल करते हैं। वो सारी चीज़ें लिखी। बयान दर्ज होने के बाद में सीएम हेल्पलाइन उन्होंने हटवाई और आश्वासन दिया कि 2 दिन में आपके गांव में जो भयानक मात्रा में जहरीली शराब बनती है और जिससे पूरा गांव बर्बाद हो रहा है, उसको 2 दिन में हम कार्रवाई करके बंद करवाएंगे। मैंने सरपंच के विषय में भी कि आप तो ये बताइए कि ये कार्रवाई कब होगी जिसने मुझे 4 व्हीलर गाड़ी से जान से मारने की कोशिश की, उस सरपंच पे क्या होगा? तो कोई जवाब नहीं मिला। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बयान जारी होने से पहले, ये बयान मैं वीडियो के माध्यम से देने से पहले एक बार ठीकरी थाने पे बात कर चुका हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे 2 दिन पहले, मैं इतने दिनों से बाहर रहने के बाद में उन्होंने भरोसा देकर मुझे घर भेजने को कहा कि आप घर जाइए, पुलिस आपके साथ में है। लेकिन दोस्तों मैं घर नहीं गया। क्यों? कारण उसका कि जिस व्यक्ति ने 3 बार मौत को अपने सामने देखा हो, सत्य की आवाज़ उठाने के बाद में 3 बार मौत को अपने सामने देखा हो, उस व्यक्ति को एक जिस पुलिस ने 2 बार आवेदन देने के बाद में 3 बार सीएम हेल्पलाइन 100 नंबर की मदद लेने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की, किसी पे कार्रवाई नहीं की, कोई सुनवाई नहीं की। आज तक बयान के लिए 3 महीने तक मैं भटकता रहा, एफआईआर के लिए नहीं की। वही व्यक्ति उसी थाने के भरोसे, उसी पुलिस प्रशासन के भरोसे, उसी जिला प्रशासन के भरोसे मैं फिर से गांव में कैसे जाता? इसीलिए मैं गांव में नहीं गया। उन्होंने जो समय दिया था, 2 दिन का समय दिया था, उसका इंतज़ार, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी कार्रवाई का इंतज़ार बाहर रहकर किया तो पुलिस की कार्रवाई को भी मैं बाहर रहकर देख सकता था।
दोस्तों, मेरे साथ में क्या हुआ इसकी पूरी कहानी मैंने यहाँ से लेकर वहाँ तक बताई, लेकिन मैं धन्यवाद संजय सिंह जी को देना चाहूँगा, जिन्होंने लेटर भी भेजा और जिन्होंने उस समय भी उनकी पार्टी के जो बड़वानी के जो जो उनके कार्यकर्ता है, उनके माध्यम से ठीकरी थाने पर मेरा सहयोग किया गया। इसके लिए मैं आम आदमी पार्टी को तो धन्यवाद देना चाहूँगा। भले ही छोटी पार्टी हो, लेकिन आज उसने एक ईमानदार पत्रकार को, डरे हुए हारे हुए पत्रकार को, एक पिता को, एक पति को सहयोग तो किया, मदद के लिए लेटर तो दिया। अन्यथा कांग्रेस हो या भाजपा हो, सबको मैंने आवेदन दे देकर, यही नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि कुछ हद तक जो राहुल गांधी जी आरोप लगाते हैं ना, उसमें भी सत्यता है। अगर मैंने इतने पत्रकार बंधुओं को पत्र लिखा, उसमें से एक व्यक्ति भी मेरी खबर चला देता, मुझे फ़ोन लगाता या फिर मेरी मदद करता, तो मैं कहता। लेकिन मैं जानता हूँ कि इस देश की, इस राज्य की मीडिया डरी हुई है। ये पूरा इस संदेश में मैंने लिखा हुआ है। आप विस्तार पूर्वक और ध्यान से इस संदेश को सुने, क्योंकि ये इस देश के लिए, पत्रकारों के लिए और ख़ास करके युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। और आप ये भी महसूस कीजिएगा कि ये सरकार एक गांव को बचाने के लिए, एक सरपंच को बचाने के लिए कैसे खड़ी हो गई और क्यों नहीं मेरा साथ दे रही है, इसका भी एक राज है, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं क्यों टारगेट पे इनके आया, ये क्यों नहीं मदद करना चाहते, और मैंने ये साबित कर दिया कि मध्य प्रदेश में कुशासन प्रशासन चल रहा है। यही कारण मैं आपको इस पत्र के माध्यम से बताना चाहूँगा। प्रिय पत्रकार बंधुओं, देश के चौथे स्तंभ को मेरा प्रणाम एवं दुख भरा संदेश भेज रहा हूँ और अपने परिवार को बचाने के लिए न्याय की भीख मांग रहा हूँ। मैं पोर्टल चैनल एवं छोटे न्यूज़ पेपर में काम करने वाला छोटा व ईमानदार, किंतु डरा हुआ, हारा हुआ व घुट घुट कर मरा हुआ लाचार पिता पत्रकार विनोद गिरवर सिंह खन्ना, मैं मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले की ग्राम पंचायत बांदरकच का निवासी हूँ। पोर्टल चैनल न्यूज हलचल इंडिया, सम्मुख भारत न्यूज एवं बौद्धिक भारत न्यूज में ईमानदारी से काम करता आया हूँ और आज तक कर रहा हूँ। राहुल गांधी और उन जैसे तमाम लोगों के झूठे आरोपों को गलत साबित करते आया हूँ, जिसमें वो कहते हैं कि मीडिया बिकाऊ है और डरी हुई है, जो सरासर गलत आरोप है। क्योंकि 10 गलत पत्रकारों की वजह से 10,000 पत्रकारों को गलत कहना भी गलत और झूठ है। इस देश में आज भी ईमानदार और निडर पत्रकारों की भरमार है, किंतु खोखले सिस्टम और अंधे कानून की वजह से उन सबका दमन हो रहा है। आज के दौर में तमाम ईमानदार पत्रकारों पर अन्याय व अत्याचार हो रहा है, जो गलत को गलत कह रहा है और देश किसको सच्चाई बता रहा है। रोज कोई ना कोई पत्रकार मजबूर होकर चुप बैठ रहा है या फिर अन्याय व अत्याचार सह रहा है। जनता को न्याय दिलाने वाले कई पत्रकार मेरी ही तरह खुद न्याय के लिए भटक रहे हैं। फिर भी बिकाऊ मीडिया और डरी मीडिया का आरोप लगाने वाले लोगों पर धिक्कार है, लानत है। क्योंकि 7 सालों की पत्रकारिता में मैंने कई ईमानदार पत्रकारों को लड़ते हुए देखा है, अन्याय सहते हुए देखा है, किंतु उन्हीं पत्रकारों के लिए किसी को लड़ते हुए नहीं देखा है, न्याय दिलाते हुए नहीं देखा है, उसे या उसके परिवार को सुरक्षा या सम्मान दिलाते हुए नहीं देखा है। बस उनको कमज़ोर और बेबस होते हुए ही देखा है। लोग हमें देश का चौथा स्तंभ कहते हैं,
किंतु यही देश का चौथा स्तंभ आज कमज़ोर, लाचार और बेबस खड़ा हुआ है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है हमारी कमज़ोर नींव। क्योंकि हमारी नींव में वो कानून नहीं मिला हुआ है जो हमें अधिकार देता हो इस बात का कि हम हमारा काम पूर्ण ईमानदारी और निडरता से कर सके, गलत काम को रोक सके, नेता हो या अभिनेता हो गलत बोलने पर रोक सके, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो सबकी गलती पर निसंकोच बोल सके और फिर उसी जनता के मन में डोल सके और कह सके कि चिंता मत करना, क्योंकि देश का चौथा स्तंभ तुम्हारी ढाल बनकर खड़ा है, जो तीनों स्तंभों को गिरने नहीं देगा, अन्याय व अत्याचार करने नहीं देगा और देश को बिखरने नहीं देगा। शायद हमारी न्यू में इसी चीज़ की कमी है, तभी तो मुझे व मुझ जैसे हजारों पत्रकारों को रोज़ कोई न कोई परेशानियां झेलनी पड़ती है। इसीलिए आप सभी पत्रकार बंधुओं से हाथ जोड़कर निवेदन है कि देश व परिवार की सुरक्षा का कानून अपनी नींव में मिलाने की असीम कृपा करें। साथियों, मैं छोटा पत्रकार हूँ, वर्तमान में खेती से अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। ईमानदारी से पत्रकारिता करते करते थक गया था, इसीलिए पिता के देहांत के बाद अपने गांव से दूर खेत के सामने कुटिया बनाकर, चद्दर और तुअर की काटी की कुटिया बनाकर मैं वहां पर रह रहा हूं। घर के आसपास 8-10 मकान और भी है जहां मैं अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहा था, किंतु गांव की दुर्दशा देखकर और सुनकर मेरे अंदर की पत्रकारिता फिर से जाग गई और मैंने फिर से उस आग में हाथ डाल दिया जिसने कई घरों को जलाकर खाक कर दिया था। गांव में बनने वाली कच्ची जहरीली शराब ग्राम पंचायत बांदरकच, पिपरी डेब, रणगांव डेब, इन 3 गांवों की सीमा क्षेत्र में आने वाले तमाम नदी नालों में जहरीली कच्ची शराब बनाने की भट्टियां चलती है। इन भट्टियों पर सैकड़ों लड़के काम करते हैं, जिन्हें काम के बदले शराब और कुछ पैसे दिए जाते हैं। इन्हीं लड़कों को आसपास के गाँव में और दूसरे ज़िलों में शराब बेचने के लिए भेजा जाता है और ज़रूरत पड़ने पर इन्हीं लड़कों को गुंडों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। गांव में 12वीं तक स्कूल है, किंतु पूरे ज़िले में गांव में सबसे कम रिजल्ट देने वाला रिकॉर्ड बना चुकी है यही स्कूल। गांव में 100 के लगभग विधवा महिलाएं हैं। कई लड़कों की पत्नियां घर छोड़कर चली गई है। गांव में शमशान घाट नहीं है। गांव में मांगलिक व अन्नदान कार्यक्रम के लिए धर्मशाला नहीं है। गांव का सरपंच गरीबों से पहले उप सरपंच को मकान बना रहा है। गांव की जनता को योजनाओं का लाभ कागजों पर मिल रहा है। मजदूर कागजों पर चल रहे हैं। यही नहीं, शमशान घाट, धर्मशाला, सड़क सब कुछ कागजों पर बन रहा है और फर्जी बिल से धड़ाधड़ पैसे निकल रहा है। फिर भी मैं चुप रहूं तो धिक्कार है मुझ पर और मेरी पत्रकारिता पर, क्योंकि अगर मैं भी चुप रहा तो मैं भी उतना ही बड़ा गुनहगार हूँ और मालिक इनकी तरह किसी न किसी दिन मुझे भी सज़ा देगा। इसीलिए मौत के मुंह में मैंने हाथ डाला, ये सोचकर कि शायद न्याय तो मिलेगा, यहाँ से वहाँ तक लड़ेंगे तो। सोचा था शायद मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी को हटाकर मोहन यादव की सरकार बनाई है नरेंद्र मोदी जी ने, तो कानून व्यवस्था सुधरी होगी, न्याय मिलता होगा। यही सोचकर फिर से हाथ डाल दिया। इसीलिए मैंने आवेदन के माध्यम से बड़वानी कलेक्टर निमाड़ डीआईजी सिद्धार्थ बहुगुणा जी एवं जिला पंचायत सीओ को अवगत कराया था। तब से लेकर अब तक 3 बार मौत के मुंह से बाहर आया हूँ। किंतु देखिए, इस देश के खोखले सिस्टम को जो एक गांव के सरपंच और 40-50 शराब माफियाओं को बचाने के लिए सारे नियम कानून कायदे ताक पर रख रहा है। तो सोचिए, अगर पत्रकार बड़ा कोई खुलासा कर देता है तो उसे तो 2.5-3 महीने का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, सीधे ऊपर का टिकट कटेगा। दोस्तों, शुरुआत में भ्रष्टाचार का आरोप सिर्फ सचिव रोजगार सहायक पर लगाया था। सबसे बड़े शराब माफिया जगदीश जायसवाल के दम पर अवैध धंधा की शिकायत बहुगुणा जी से की थी। ये जगदीश जायसवाल का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि
अगर सबके नाम ले लेता तो मौत हो जाती मेरी भी। एक के माध्यम से पूरे गांव की स्थिति बताने की कोशिश की थी, और वो व्यक्ति जगदीश जायसवाल ऐसा है जो जहाँ पर रह रहा, जिस कॉलोनी में रह रहा है, वहाँ के लोगों को जब पाइपलाइन टूट गई थी और दूसरी पाइपलाइन के माध्यम से उन लोगों तक पानी पहुँचा, तो 1 साल तक पानी के लिए तरसाया उस व्यक्ति ने। कोई उसके खिलाफ बोलता है तो समझो कि उसकी क्या हालत होती है। ऐसा गुंडा, ऐसा शराब माफिया, उसी को टारगेट, उसी को दिखाना, ये मेरा काम था। मैं दिखाना चाहता था कि उसी के दम पर जो आसपास के गांव में शराब चलती है, जो जहरीली शराब बनती है, वो उसी के दम पर चलती है। इसके बाद किंतु आज भी मेरी नज़र में मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार का पूरा सिस्टम आरोपी है। गांव से दिल्ली तक का सफ़र 2 महीने से कर रहा हूँ। इंदौर संभाग आयुक्त, मुख्य सचिव मध्य प्रदेश, सीएम हेल्पलाइन, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, खरगोन बड़वानी सांसद गजेंद्र पटेल, राजपुर विधायक बाला बच्चन, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, इन सबसे मदद मांग कर देख ली है, किंतु आज दिनांक तक मैं सिर्फ भटक रहा हूँ और मेरा परिवार गांव में बैठकर मेरी ईमानदारी की सज़ा भुगत रहा है। दोस्तों, ये लेटर जब मैंने दिया, मैंने आगे जिक्र में कर चुका हूँ कि संजय सिंह जी का लेटर मदद के लिए शाम को आया था, इसलिए मैंने इस आवेदन में इन पत्रकारों के साथ में उसका जिक्र नहीं किया हुआ। उधारी के पैसों से लड़ रहा हूँ, लड़ते लड़ते थक गया हूँ, किंतु जाऊँ किसे कहूँ, इस सवाल का जवाब खोजते खोजते थक गया था। तभी एक मित्र ने बताया कि मदद मांगनी हो तो अपनों से मांगो। इसीलिए मैं अंतिम पत्र मेरे अपनों को लिख रहा हूँ, और क्योंकि मेरे अपने जिस लाइन में मैं काम करता था वो, उसमें मेरे अपने तो पत्रकार ही हुए, इसीलिए अंतिम आवेदन, अंतिम पत्र मैंने अपनों को लिखा, अपने पत्रकारों को लिखा, और फिर जाऊंगा मौत के मुंह में, ताकि मर भी जाऊं तो दुख मनाने मेरे अपने भी आएंगे और मदद के तौर पर 1-2 लकड़ी भी जमाएंगे। इससे ज़्यादा मदद और क्या चाहिए इन पत्रकार बंधुओं की। दोस्तों, बिना वजह या बिना सबूत के आरोप मैंने आज तक नहीं लगाए हैं। आप देख लीजिएगा उठाकर, जितने चैनलों के नाम बताए हैं उतने चैनलों को सर्च करके आप देख सकते हैं। मेरा प्रोग्राम गांव-गांव की बात, न्यूज़ हलचल इंडिया के साथ, उसमें मैं किस प्रकार से मैंने लोगों के लिए आवाज़ उठाई है और सबूत के साथ उठाई है, इसमें भी मैंने वही जिक्र किया है कि बिना वजह या बिना सबूत के आरोप मैंने आज तक नहीं लगाए हैं। देश का प्रसिद्ध डैम कारम डैम टूटने की वजह से प्रसिद्ध था, जहां अभी मेरे पीछे आप देख रहे हैं, फिलहाल मैं वहीं पर खड़ा होकर, जहां पर मैंने अपने पत्रकारिता की सबसे पहली लड़ाई शुरू की थी, इसी कारम डैम पर बैठकर, जो आज टूटने की वजह से पूरे देश में प्रसिद्ध है, जिसने कई लोगों के घर बर्बाद किए थे, रातों की नींद उड़ाई थी, उसी कारम डैम को रुकवाने के लिए मैंने यहाँ के ग्रामीणों के साथ में धरना तक दिया था और शासन प्रशासन को अवगत कराया था कि ये निर्माण कार्य घटिया हो रहा है और यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के जो लोग डूब में जा रहे हैं, उनके साथ में अन्याय, अत्याचार और उनको कम मुआवजा देकर भगाया जा रहा है। तब यहीं पर इसी खराब सिस्टम में पुलिस ने बंदूकें लेकर यहाँ पर आंदोलन करने वालों को हटाया था। इसी कारम डैम पर खड़े होकर मैं अपने मन की बात आप लोगों को बता रहा हूँ, जिसको रुकवाने के लिए मैं ग्रामीणों के साथ धरने पे बैठा था, किंतु तानाशाही के आगे हार गया। सबसे बड़े अवैध बायोडीजल पंप बड़वानी ज़िले में चल रहे थे, जिन्हें बंद करवाने में मुजरिम तक बन गया था। धार बड़वानी ज़िले में नल जल योजना भारी भ्रष्टाचार का खेल उजागर किया। तमाम योजना में सभी ठेकेदार गुजरात के हैं, इस खेल को उजागर किया। और काम करने वाले, जो नल जल योजना पे जो टंकियों का काम चल रहा था, उसमें मैंने अनेक ग्राम पंचायतों में देखा कि वहाँ पर बांग्लादेशी मजदूर काम कर रहे थे।
मैंने ये उजागर किया कि जो कहते हैं ना बांग्लादेशी घुसपैठ, ये कहाँ है कहाँ है कहाँ है। हमने ये उजागर किया था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को इस तरह से मजदूर बनाकर, इस तरह से वोटर बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने ये सच्चाई बताई थी। इसीलिए आगे मैं बताना चाहूँगा, नल जल योजना का भ्रष्टाचार और ग्राम पंचायतों में मजदूर तो चल रहे हैं, किंतु कागजों पर सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत तो हो रही है, लेकिन हेल्प नहीं हो रही है। शिकायत का निराकरण हो या ना हो, किंतु शिकायतकर्ता का निराकरण तुरंत होना शुरू हो जाता है। ग्राम पंचायतों से जानकारी मांगने पर डर मिलता है, या फिर 2 रुपये के लिफाफे में 500 रुपये या कुछ अधिक हो सकते हैं। ये जानकारी पर निर्भर करता है। व्यापारी किसानों से प्रति क्विंटल 300 ग्राम अनाज काटता है, उसका विरोध किया और गांव के समीप व्यापारियों से किसानों का हक दिलाया। गांव-गांव की बात न्यूज़ हलचल इंडिया के साथ प्रोग्राम शुरू किया था और जमकर लोगों की मदद की थी। इस पोर्टल चैनल की पूरी टीम ने यह साबित कर दिया था कि पत्रकार की ताकत क्या होती है। हमने हर विभाग में हड़कंप मचाया था और सिस्टम को सुधारने के लिए गांव-गांव जाना शुरू किया था, लोगों की मदद करना शुरू किया था। वही चैनल आज बंद है। उसका भी मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा आपको। बस अब विराम देता हूं दोस्तों, क्योंकि लिखते लिखते भी थक चुका हूं। कई सालों से लिख रहा हूं, सुनवाई नहीं होती है। इसीलिए अंत में बस यही विनय है कि जिस तरह से मेरे साथ हुआ है, किसी और के साथ नहीं हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आने वाली पीढ़ी में विश्वास और देश में प्रेम की ज्योति जलाए रखने की कामना लेकर देश में एक ऐसा कानून बनाने की असीम कृपा करे जिससे पत्रकार और परिवार को सम्मान मिल सके। यही आवेदन मैंने पत्रकार जगत को लिखा, पत्रकारों को लिखा। लेकिन क्या है कि जिस तरह से आज का युवा सोया हुआ है, सिर्फ चार्ज, रिचार्ज और डिस्चार्ज में लगा हुआ है, उसी तरह देश की ईमानदार मीडिया दबी हुई है, डरी हुई है, और जो बेईमान मीडिया है, बिकाऊ मीडिया है, वो खुले तौर पर झूठ परोस रही है। उस मीडिया को रूस यूक्रेन में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, विश्व में क्या हो रहा है, वो दिखाई दे रहा है। लेकिन उस मीडिया को देश में क्या हो रहा है ये दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, ये बयान जारी करने के बाद में मैं यहाँ से, इस काराम डैम से सीधे अपने गांव, अपने परिवार के पास जा रहा हूँ। अब मैं देखना चाहता हूँ कि अगर मेरी मौत भी आ जाए तो मुझे दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं अपना संदेश, अपनी बात इस कुशासन प्रशासन, जो दुशासन प्रशासन भी कह सकते हैं, इस तरह से अन्याय अत्याचार कर रहा है। आपको मैंने बता भी दिया कि क्यों नहीं, किस वजह से ये सरकार मेरी मदद नहीं कर रही है। इसी के साथ दोस्तों, सभी देशवासियों को जय हिंद, जय भारत, और कामना करता हूँ कि इस देश के युवा जागे और ये जो गलत हो रहा है, फिर से गुलाम बनाने की कोशिश हो रही है, इसे रोकेंगे और जागेंगे। जय हिंद।